देखो हमको पूरा जो है एंटीकोगुलेंट को समझने के लिए हमको इसको टू टाइप में डिवाइड करते हैं। एक ओरल वाले एंटीकोगुलेंट और दूसरे हमारे पास होते हैं जो इंजेक्टेबल होते हैं। ओरल में सिर्फ एक ही आता है जो कि वारफेरिन है। ठीक है, बाकी इंजेक्टेबल में हमारे पास हिफेरिन आता है, उसके साथ ही डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर आते हैं। ठीक है, और एक आता है हमारे पास डायरेक्ट टेन इनहिबिटर। थ्रोम्बिन मतलब सेकेंड और थ्रोम्बिन मतलब टेन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तीन टाइप्स के जो हमारे पास आते हैं इंजेक्टेबल में, और ओरली में आता है हमारे पास वारफेरिन। तो इसमें जो है हम इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर के रूप में जो काम करने वाला है वो सिर्फ हेपेरिन होता है, जो इनडायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। जबकि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में जो इंजेक्टेबल में आते हैं वो टेन ए और सेकेंड ए इनहिबिटर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे तीनों जो है इंजेक्टेबल में आते हैं। वारफेरिन कैसे काम करता है? वारफेरिन भी टेन ए और सेकेंड ए को इनहिबिट करता है, बट उसके साथ में सेवन्थ और नाइन्थ फैक्टर को भी इनहिबिट करता है। मतलब चार फैक्टर्स होते हैं उनको इनहिबिट करता है वारफेरिन। कैसे? क्योंकि वारफेरिन जो है विटामिन के एपोक्साइड को इनहिबिट कर देता है, तो वो चार फैक्टर को जो है एक्टिवेट ही नहीं होने देता है। इस प्रकार से वो काम करता है। तो वारफेरिन जो चारों को इनहिबिट करता है, जबकि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर और टेन इनहिबिटर ये अलग अलग करते हैं, जो इंजेक्टेबल में आते हैं और वो ओरली में थे। तो आज के इस वीडियो को हम देखने वाले हैं अब इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट के बारे में, जो कि थ्रोम्बिन टू ए इनहिबिटर जिनको बोलते हैं। इनमें टू टाइप्स के हमारे पास आते हैं, एक आता है इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर और दूसरा आता है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में हेपेरिन है हमारे पास। ठीक है, हेपेरिन तीन फॉर्म में होते हैं, मतलब टू फॉर्म में होते हैं। एक होता है अनफ्रैक्शनल हेपेरिन और दूसरा होता है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। ठीक है, अब इसमें एक और आता है फिर फोंडा वेरिनेक्स, तो उसके बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है अनफ्रैक्शनल और लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन में। तो जो अनफ्रैक्शनल हेपेरिन होता है ये क्या काम करता है, एक बिग मॉलिक्यूल्स होता है। अब ये बिग मॉलिक्यूल होता है तो ये क्या काम करता है, इसको तो भाई अब इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में पढ़ रहे हैं। मतलब ये हेपेरिन किसके पास जाएगा, ये जाता है हमारा एंटी थ्रोम्बिन थ्री करके उसके पास जाता है। ठीक है, तो एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन थ्री को। जब उसको वो एक्टिवेट करेगा तो फिर वो एंटी थ्रोम्बिन जो है वो फिर फर्दर किसको एक्टिवेट करेगा, मतलब इनहिबिट करेगा क्लॉटिंग फैक्टर जो टेन ए है, और एक होता है सेकेंड ए को। तो ये क्या काम करता है, टेन ए को तो कर देता है, बट जो है सेकेंड ए को नहीं करता। तो सेकेंड ए को करने के लिए फिर वो क्या काम करता है, अनफ्रैक्शनल हेपेरिन को बोलता है तुम्हें कॉम्प्लेक्स बनाओ। तो अनफ्रैक्शनल हेपेरिन कॉम्प्लेक्स कब बना सकता है, जब हेपेरिन अनफ्रैक्शनल में हो, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है, मतलब अनफ्रैक्शनल है तो बड़ा होता है ये, तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद फिर फिर जो एंटी थ्रोम्बिन है उसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो ये फिर वो उसके टेन ए के साथ में सेकेंड ए को भी ब्लॉक कर देता है। ठीक है, लेकिन लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन में क्या हुआ कि जो अनफ्रैक्शनल वाले हेपेरिन थे उनको ये फ्रैक्शन करके बनाए गए हैं, तब जो इनके मॉलिक्यूल का कुछ का साइज बड़ा हो जाता है, कुछ का छोटा हो जाता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म में बनते हैं ये। तो नॉन यूनिफॉर्म में बनने के कारण क्या होता है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स बड़े फ्रैक्शन में हुए थे वो तो दोनों को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन जो छोटे वाले हैं वो सिर्फ किसको कर सकते हैं, टेन ए को ही कर पाते हैं, टू ए को कर ही नहीं पाते। तो इसके लिए टेन ए को ज़्यादा करते हैं ये और टू ए को कम करते हैं। ठीक है, एक और ड्रग आया है जो कि फॉन्ट्रापेरनिक्स होता है, जो उससे भी छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब ये तो सिंपल सा है, ये और सिर्फ किसको करेगा, अब छोटा है तो टेन ए को ही करता है। ठीक है, तो अब हेपेरिन के बारे में देखते हैं। मेन मेन बात है कि रूट सबक्यूटेनियस और इंट्रावेनस देंगे। इंट्रामस्कुलर क्यों नहीं देंगे, क्योंकि भाई इंट्रामस्कुलर दे दिए और धोखा से ब्लीडिंग हुई तो हेमाटोमा बन जाएगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये वैसे ही ब्लीडिंग होने लगेगी वहाँ, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट तो है ही, तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए। और सबक्यूटेनियस इंट्रावेनस में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। अब ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन को, भी तो हमने देख ली। इमीडिएट एक्शन होता है इसका, वारफेरिन का तो देख रहे थे हम, 4-5 दिन में हो रहा था, अब ये इमीडिएट एक्शन करता है, एक्यूट कंडीशन में दे सकते हैं, है ना। और इसको जो है एंटीकोगुलेंट चॉइस ऑफ प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। अब प्रेगनेंसी में देने का कारण ये है क्योंकि ये क्या काम करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस भी नहीं कर सकता, ना ही कोई टेरिटरी, जब वो जो क्रॉस ही नहीं करेगा तो दिक्कत ही नहीं होगी। मॉनिटरिंग डोज इसमें करना पड़ता है, उसमें हम क्या कर रहे थे, प्रोथ्रोम्बिन कर रहे थे, इसमें एपीटीटी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रिंसिक फैक्टर में काम कर रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर है ना इसमें।
इसलिए अब इसमें बात करते हैं हम कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन यूजुअली डज नॉट रिक्वायर मॉनिटरिंग, इसको नहीं करना पड़ता, सिर्फ अनफ्रैक्शनल वाले को करना पड़ता है। बट इन द पेशेंट विदाउट द रीनल फेलियर वी नीड टू मॉनिटरिंग द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन बाय द डूइंग द एंटी फैक्टर 10A ऐसे। बट जो पेशेंट होते हैं रीनल फेलियर वाले उनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये समझ में आया हमको कि लो मोलकुलर के डज नॉट रिक्वायर मॉनिटरिंग, लेकिन रीनल फेलियर बारे में हमको करना पड़ेगा। एंटीडोट की बात करें तो इसका एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट होता है। साइड इफेक्ट क्या होगा, ब्लीडिंग करवाएंगे पेरिन, ओस्टियोपोरोसिस कराएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपरकैलेमिया और एलोपेसिया कराएंगे। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। इसके बाद हमारे पास आता है हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब ये क्या है, हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये होता है कि उसमें क्या होता है, नॉर्मली जो है हेपेरिन एक हेप्टान होता है, मतलब इनकम्प्लीट एंटीजन होता है, लेकिन जैसे ही वो प्लेटलेट के एक फैक्टर 4 करके होता है, उससे जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आता है तो वो उसके साइड बाइंड होकर कंप्लीट एंटीजन बना लेता है। जब कंप्लीट एंटीजन बन गया तो उस पर एंटीबॉडी आती है जो घूमते रहती है और इनको क्या करती है, वहाँ आके सराउंडेड कर लेती है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये एंटीबॉडी इन दोनों को क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है, फिर जब एंटीबॉडी बनी तो फाइब्रिन भी आ जाता है वहाँ पर। फाइब्रिन और हेपेरिन तो है ही, प्लेटलेट फैक्टर 4 भी है, प्लेटलेट भी तो है ही, वहाँ पर एंटीबॉडी आ गई तो ये क्या बना लेते हैं, थ्रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये थ्रोम्बस क्या कराता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराता है, क्योंकि प्लेटलेट्स वहाँ तो पूरी की पूरी क्या हो गई, इकट्ठे हो गई ना, तो प्लेटलेट की कमी हो गई। आफ्टर 4 to 5 days ऑफ द स्टार्टिंग हेपेरिन, मतलब हेपेरिन हमने स्टार्ट किया उससे 4 से 5 दिन बाद एंटीबॉडी बनेंगी, तब जाके उसको सिम्टम्स आएंगे, थ्रोम्बोसिस उनको में प्रेजेंट होगा। जबकि हम दे क्यों रहे थे, ये थ्रोम्बोसिस ना बने, लेकिन उसमें थ्रोम्बोसिस बन गए, किस कारण, हेपेरिन के कारण, इसलिए इसको बोल रहे हैं हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है इसमें, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर दे दो, क्योंकि थ्रोम्बिन को ही तो हमको क्या करना है, इनहिबिट करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा